Today we will be discussing about voice dysfunctions in neurological disorders. As we discussed in previous lectures, we identified certain neurological conditions which can affect voice one way or the other. So today we will again have an opportunity कि हम कुछ cases को discuss करेंगे which relate to certain disorders, certain voice dysfunctions. और उसके अलावा we would be identifying the areas where the role of a speech language pathologist or a therapist is vital as far as intervention is concerned. So we begin our class today, and there are some reminders, some quick reminders for you, jo ke I hope will help you to recapitulate all what you have learned so far. For example, we do understand that voice symptom is a clue to a neurological disorder. जब कभी भी वॉइस डिसऑर्डर का पेशेंट आ जाए तो प्लीज उसको टेक इट एज अ हिंट कि देयर इज सम अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. सो एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो कि प्रेसिपिटेट हो के और वॉइस सिम्टम के तौर पर आपको नज़र आ रही होती है. अभी हम आगे चल के देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे डिसफंक्शंस हैं वॉइस के जो कि बाकी डिसफंक्शन से पहले नज़र आना शुरू हो जाते हैं. बाज़ औक़ात वॉइस बाद में ख़राब होती है, बाज़ औक़ात वॉइस पहले ख़राब हो जाती है. इन तमाम केसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे आज. मूविंग अहेड, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वॉइस डिसऑर्डर इज़ नॉट यूजुअली अलोन बाय इट्स ओन. इसके साथ और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नेचर की हो सकती हैं, जिसके अंदर लिम्स अदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. लेकिन बस ये आपको याद रखना है कि वॉइस एक सिम्टम है, एक वॉइस डिसफंक्शन एक सिम्टम्स भी हो सकता है. एंड इफ देयर इज वॉइस एलिमेंट देयर मस्ट बी सम अकम्पनीड सिम्टम जो कि आपने फाइंड आउट करना है. ये दोनों चीज़ें यानी कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को रूल आउट करना और वॉइस सिम्टम को समझना, ये उसी सूरत में पॉसिबल है इफ़ यू कंडक्ट डिटेल हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें. रिमेंबर, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि अ गुड हिस्ट्री टेकन इज़ हाफ जॉब डन. अगर आपने अच्छी हिस्ट्री में इन्वेस्ट कर लिया तो होपफुली यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर लीडिंग टू दिस कंडीशन, नंबर वन. और उनको प्रिवेंट करने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए आपको सोल्यूशन भी उसी हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हेल्प आउट हो जाती हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि अभी हमने पहले वॉइस डिसऑर्डर्स पढ़े थे जिनके अंदर अब्यूजिव एलिमेंट्स की वजह से वॉइस डिसऑर्डर हो रहे थे, अब चूंकि यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री अगर हाइपरटेंशन की थी, अगर पेशेंट को कोई एक्सीडेंट्स हुए थे, कोई ट्यूमर्स की हिस्ट्री है, तो यू विल सर्टनली बी एबल टू मेक अ लिंक ऑफ द ऑफ द ऑफ द सिम्टम्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड टू यू और उनको रिलेट कर पाएंगे आप किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ. We all need to remember this again कि at times there is no solution to a neurological disrupt और बाज़ औक़ात वो चीज़ जो है वो अनट्रीटेड ही रहती है. लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट वी नीड टू हेल्प द पेशेंट रीगेन व्हाटएवर लेवल इज़ पॉसिबल. एट टाइम्स हमें उसको कूप करने के बारे में भी बताना है कि वो इस गिवन कंडीशन को कैसे सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में अपने आप को इनेबल रख सकता है और उसको किन किन प्रोफेशंस की ज़रूरत है, कौन कौन से उसके वोकल बिहेवियर उसकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से आप उसकी जो उसकी वॉइस के ऊपर जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है. तो ये याद रखना है कि हालांकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए एड्रेस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है मेडिसिन में, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो रिहेबिलिटेशन और हैबिलिटेशन का जो एलिमेंट है वो हम ज़रूर कर सकते हैं और उसके लिए वी शुड ऑल बी गेयर्ड अप. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है कि इम्प्रूविंग वॉइस एंड स्पीच फंक्शन कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. रिमेंबर, हमने हमेशा इसको डिस्कस किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हर बंदे की एक इंडिविजुअल लेवल है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, और इसके अंदर जितनी उसके पास आज़ादी है, उसकी इंडिपेंडेंस है, वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करती हैं. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द वोकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन.
क्योंकि वो अपनी आवाज़ को जब आज़ादाना अपनी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल कर पाएगा, सो दैट विल ऐड टू द क्वालिटी एंड हिज कॉन्फिडेंस। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्किल्स उसके अंदर एक ऐसा एनर्जेटिक रोल अदा करेंगी कि वो अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए महसूस करेगा। और इट इज़ वाइटल कि वट एवर लाइफ ही हैज़ लेफ्ट वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। सो वॉइस डिसफंक्शंस कौन कौन से हैं जी? व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वॉइस? तो हमें सबको पता है कि वाइल इन नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया गया सारे इंपॉर्टेंट थे। वॉइस बॉक्स इंपॉर्टेंट था, थ्रोट, पैलेट, जॉ, टंग एंड लिप्स, ऑल ऑफ दीज वर इम्पॉर्टेंट। और हमें ये भी पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसी नर्व के ज़रिए मैनेज होती हैं थ्रू द बाय द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता था, मैनेज करता था, मोटर एक्टिविटीज़ इनके अंदर कराता था, सेंसरी एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल थे। लेकिन बाज़ औक़ात वो कंट्रोल्ड इम्पेयर हो गए हैं फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजंस। कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से जब वो कंट्रोल्स फुली फंक्शनल नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट इन तमाम स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट, इनकी फिजियोलॉजी है वो मुतासर होगी, और उसके नतीजे में रिजल्टिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं इन द केस ऑफ स्पीच एंड इन द केस ऑफ वॉइस डिसऑर्डर्स। देखिए, जो उसके रिpercussions हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वी बीइंग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वी आर राइट नाउ eyeing upon the factors which are affecting the voice itself। तो हम वॉइस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस जो कि किसी भी कंट्रोल के कम होने का पेश खेमा बने, वो अब जो हैं हमने आइडेंटिफाई करने हैं, और उनको किस तरीके से वॉइस के ऊपर कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसके बारे में जानना जो है, this is what we'll be discussing in these slides, and which are voice dysfunctions. We all do understand that coordination problems affecting voice and speech functions। coordination भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको पता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो हैं वो अमूमन कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती हैं, और वो कोऑर्डिनेशन के अफेक्ट होने की वजह से आपकी एडक्शन एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड जो है मुतासर हो सकती है, आर्टिकुलेटर्स की मूवमेंट्स मुतासर हो सकती हैं, आपकी रिस्पायरेशन मुतासर हो सकती है। तो ये सारे कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ्स जो हैं ये सारी की सारी लिंक थी उस नर्वस कंट्रोल के साथ जो कि मैनेज किया जा रहा था थ्रू नर्व्स। लेकिन चूंकि अब वो सारा चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कोऑर्डिनेशन में डेफिनेटली कोई ना कोई आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आती है। स्पीच डिसऑर्डर्स का जब हम जिक्र करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस की वजह से स्पीच डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मेल फंक्शन ऑफ द टंग एंड लिप मसल्स दैट कॉजेज एबनॉर्मल आर्टिकुलेशन। एट टाइम न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस जो हैं वो यहाँ पर आर्टिकुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसकी आर्टिकुलेटरी एबिलिटीज़ जो हैं वो चैलेंज हो सकती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ औक़ात वर्ड मेकिंग या वर्ड फॉर्मिंग डिफ़िकल्टीज़ भी उसको आ जाती हैं, जो कि हम पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इन द केस ऑफ डिसआर्थरिया। और डिसआर्थरिया की हमने टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने हाइपर हाइपोकाइनेटिक पढ़े थे डिसआर्थरियाज। सो ये सारी की सारी कंडीशन एक रिज़ल्ट हैं ब्रेन डैमेज का, जो कि स्ट्रोक की वजह से हुआ है या किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है। सो देयर कैन बी मैनी नंबर ऑफ रीजन जो कि इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं उनको अराइज कर सकती हैं। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी डिस्कस सो फार इज के नर्वस सिस्टम इज द किंग सिस्टम, एंड दैट किंग सिस्टम इज कंट्रोलिंग द मसल्स, कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स थ्रू सर्टन मसल्स, और उन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं नर्व्स। सो इफ देयर इज a damage in the brain itself or the nerves, so the consequences will be a vocal or a speech disorder, जो कि अभी हम आगे चल के इनको एड्रेस करते हैं। There can be number of indications, there can be number of symptoms जो कि आपको नज़र आएंगे when it comes to voice disorder। तो voice disorders as a result of neurological damages। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले लिखा हुआ weakness of voice box muscles। We have identified in our previous lectures कि how it is important that the vocal cords have the ability to adduct and abduct at the same time। अब वो ये दोनों सलाहियतें अगर उसके अंदर नहीं हैं तो
नतीजतन फिर आपकी अबडक्शन फेज़ या एडक्शन फेज़ मुतासर होगी, उसके नतीजे में जो सब ग्लॉटिक प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। सब ग्लॉटिक प्रेशर चेंज होगा तो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो ड्यूरेशन ऑफ स्पीच जो है वो मुतासर हो सकती है, आपकी पिच जो है वो डैमेज हो सकती है। सो जस्ट इमेजिन कि दिस वीकनेस itself or the damage, partial or complete, is going to have its effects as far as vocal cords is concerned. नंबर वन। नंबर टू, spasm द वॉइस बॉक्स। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द केस ऑफ spasmodic conditions. And spasmodic condition we mean that there is an over reduction और there is no over abduction, और एक vocal cords जो हैं वो एक spasmatic condition में चले गए हैं और उसके नतीजे में जो उनकी जो एडक्शन और अबडक्शन के साइकिल्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है कि फोनेशन डैमेज हो जाती है, और फोनेशन डैमेज हो जाए तो ऑफ कोर्स और फोनेशन के बाद वाले प्रोसेस जिसमें आर्टिकुलेशन है, रेजोनेंस है, वो सारा कुछ मुतासर होता चला जाएगा। सो ऑल आई मीन टू से इज कि दीज स्पैज्म्स are again a result of that neurological damage or insult or whatever that has happened in the brain, and which was responsible to make all these movements. At times, there is some sort of weakness. So, in contrast to the spasm itself, वीकनेस के अंदर आप ये रियलाइज करेंगे कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो दे हैव एक्चुअली लेसन, उनकी एबिलिटी जो है वो कम हो गई अडेप्ट करने की। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वीकनेस है ये आपके आर्टिकुलेटर्स और बाकी आर्टिकुलेटर्स में भी अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी टंग मूवमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी पैलेटल लिफ्ट, आपकी पैलेटल मूवमेंट्स, वो भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, उनकी मूवमेंट्स भी ख़राब हो सकती हैं और उनके अंदर वीकनेस आ सकती है, पैरेसिस हो सकता है, यानी टोटली पैरालाइज नहीं हुआ बल्कि पैरेसिस हो गया। नतीजा क्या निकलेगा कि ओरल रेजोनेशन मुतासर हो सकती है, नेज़ल रेजोनेशन बढ़ सकती है, आपकी वॉइस जो है वो डिस्फोनिक हो सकती है, आपकी वॉइस में ब्रीदीनेस आ सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें वीकनेस के साथ भी कंसर्न हैं। और in case if the problem is with tongue or jaw or lip muscles, again आपने पढ़ा और हमने आपको पहले भी बताया कि लेरेंजियल रेजोनेंस भी थी, आपकी फेरेंजियल रेजोनेंस भी थी, आपकी नेजल रेजोनेंस भी थी और आपकी ओरल रेजोनेंस भी थी। ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल थी बिकॉज द रेजोनेटिंग कैविटीज वर केप्ट इन सच अ शेप के ज़बान अपनी अपने आप को मूव करके आगे पीछे ओरल रेजोनेंस के अंदर चेंजेस लेकर आती थी, जिसकी मदद से हमारी डिफरेंट पिच परसेप्शंस हुआ करती थी। हमारी ओरल रेजोनेंस की वजह से हमारी जो आवाज़ की गूंज है उसके ऊपर एक असर पड़ता था। तो if there is a fault, if there is some missing link, तो उसके केसेस में टंग, जॉ और लिप मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर सकते हैं और उनका ये लूज़ करना जो है ऑफ कोर्स हमारी ओरल रेजोनेंस, हमारा लिप क्लोयर, हमारी ब्रीदीनेस का एलिमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जेजरेट हो सकती हैं और एक एटिपिकल वॉइस आपको सुनाई देगी जो कि विच विल कॉल अटेंशन और फिर हम उसको डिसऑर्डर करेंगे। न्यूरोलॉजिकल वॉइस कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी जिक्र किया कि इसके अंदर होर्सनेस का एलिमेंट हो सकता है ना। होर्सनेस कई किस्म की होती है, एक आइसोलेटेड होर्सनेस होती है जो कि हमने पहले पढ़ी थी। पहले से मुराद ये कि वो लोकलाइज्ड फैक्टर्स थे, जैसे पॉलिप था, जैसे नोड्यूल था, जैसे वोकल अब्यूज़ की वजह से होर्सनेस आ जाती है, स्मोकिंग की वजह से होर्सनेस आ रही है, वो एक और कंडीशन थी। लेकिन अगर ये न्यूरोलॉजिकल बेस्ड होर्सनेस है तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और भी एलिमेंट्स आपको सुनाई देंगे, यानी कि न सिर्फ ये कि आवाज़ आपकी होर्स हो जाएगी बल्कि उसके साथ एक और एसोसिएटेड फीचर भी शामिल हो जाएगा जिसका ताल्लुक स्वॉल्विंग के साथ है। यानी कि हो सकता है कि आप चोक करना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप लिक्विड्स को अच्छे तरीके से मैनेज ना कर पाएँ और उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि आपके वोकल कॉर्ड्स की जो एडक्शन एबडक्शन है वो मुतासर हुई है, बल्कि उसके साथ साथ आपका कोई लिम्ब जो है वो भी इन्वॉल्व हुआ। फॉर एग्जांपल आपको लिम्ब में वीकनेस भी हो सकती है, उसमें ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। सो कहने का ये मकसद है कि जो आइसोलेटेड होर्सनेस थी उसमें ये सारे एलिमेंट्स नहीं हुए, लेकिन जब न्यूरोलॉजिकल होर्सनेस हो रही है तो यू कैन वेल इमेजिन के जैसे पिछली स्लाइड्स में आपको बताया गया था कि एट टाइम्स इट इज़ नॉट ऑन इट्स ओन, बल्कि और ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि अपने आप को इंडिकेट करेंगे कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद देम। तो द ऑनसेट ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स एट टाइम्स, अगर न्यूरोलॉजिकल किस्म का डैमेज हो तो वर्ड फॉर्मिंग, जैसे कि अभी हमने डिसार्थ्रिया के केसेस में डिस्कस किया, वो हो सकता है स्ट्रोक के नतीजे में।
और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी स्पीच जो है वो क्लैरिटी के साथ आप बोल ना सकें, आपको डिसआर्थरिया हो जाए, इन द सेंस जैसे कि हमने अफेजिया के लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब कभी भी आपके मोटर कंट्रोल एरिया स्पीच के डैमेज होते हैं, ब्रोकाज एरिया अफेक्ट होगा आपका, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इनिशिएशन ऑफ स्पीच, और उसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी हो सकता है कि आर्टिकुलेशन आपकी प्रिसाइज ना रहे, इम्प्रिसीजन उसके अंदर आ जाए और आपकी स्पीच जो है वो अनइंटेलिजिबल हो जाए। दीज थिंग्स कैन हैपन। सो न्यूरोलॉजिकल वॉइस डिसऑर्डर्स के अंदर ये सारी चीज़ों को अब आपने जहन में रखना है कि आर्टिकुलेशन इफेक्ट हो रही है, तो आर्टिकुलेशन तो एक डेवलपमेंटल इशू भी था, जब छोटे बच्चों में था तो वो एक डेवलपमेंटल था। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा लैंग्वेज एक्वायर हो गई, अब तो ये जो है वो एक्वायर्ड कंडीशन आ गई है। अब एक्वायर्ड कंडीशन में क्या मसला हो रहा है? एक्वायर्ड कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है कि समथिंग दैट हैज़ बीन लर्न्ड इज़ लॉस्ट। वो आपकी एबिलिटी जो है वो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल डैमेज और इंसल्ट दैट हैपेंड, और उसके नतीजे में आपकी स्पीच के अंदर स्लरिंग भी आ सकती है, स्पीच की इनिशिएशन में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो कि हमने अफेजिया की हेडिंग के अंदर डिस्कस किए थे। अगेन एक और कंडीशन लिखा हो, स्टटरिंग और स्टैमरिंग या डिसफ्लुएंट स्पीच। अब ये जो जब हम फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट अफेजियाज पढ़ रहे थे, तो वी रियलाइज्ड कि जो ब्रोकाज अफेजिया था, हमने उसको कहा था कि नॉन फ्लुएंट अफेजिया है। सो नॉन फ्लुएंट अफेजिया से क्या मुराद थी, यानी कि देयर वाज सम हेजिटेंसी, देयर वाज सम स्टटरिंग और स्टैमरिंग इन द पर्सन, और वो उस तरीके से इनिशिएट नहीं कर पाया, स्टार्ट नहीं कर पाया स्पीच को जिस तरीके से वो पहले किया करता था। और इसके अंदर ये कंडीशंस हो सकती हैं कि वो बंदा जो है वो डिसफ्लुएंट स्पीच को एग्जिबिट करे। रेजोनेंस क्यों बदली? एट टाइम्स रेजोनेंस भी बदल जाती है। रेजोनेंस इसलिए बदल गई कि जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल थे रेजोनेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपके सॉफ्ट पैलेट के मसल्स थे, दे लॉस्ट देयर एबिलिटी समहाउ। उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट वो नहीं रही कि वो अब ओरल और नेजल साउंड्स को डिक्टेट कर सकें। लिहाजा नेजल जो हैं वॉइसेस जो हैं वो ओरल साउंड्स भी जो हैं वो नेजल होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आवाज़ के अंदर शेक आ सकता है। शेक मीन्स ट्रैमर, एसेंशियल ट्रैमर्स आपको याद होगा, हमने जिक्र किया था कि देयर इज़ अ शेकी वॉइस, देयर इज़ अ शेक इन वॉइस, और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल इसी तरीके से एब्रप्ट वॉइस स्पैज्म इज आल्सो साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिक। देयर इज अ स्पैज्म, यू टेंड टू गेट स्टक ऑन सर्टेन साउंड्स, और वो आवाज़ जो है वो एक स्पैज्म की सूरत में अटक जाती है। फॉर एग्जांपल you tend to get stuck on certain sounds, और उसके नतीजे में भी ये भी एक इंडिकेशन है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, देखिए ना, जब हम डिसआर्थरिया डिस्कस कर रहे थे तो हमने जिक्र किया था इन तमाम चीज़ों का कि एट टाइम्स हमारी रिस्पायरेशन भी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अब रिस्पायरेशन के लिए भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए थी, लेकिन डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग इसीलिए हो रही है कि वो जो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हुआ करती थी आपके रेस्पिरेटरी चैम्बर के अंदर, वो समहाउ इट हैज़ गिवन वे, और आपके वोकल फोल्ड्स जो हैं वो उस तरीके से ना तो इनहेल कर रहे हैं ना उतना वो एक्सहेल कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, और आपका जो एयर इनटेक है वो कम होता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली ज़रा गौर करें ना कि अगर एयर इनटेक कम का होगा, रेजिडुअल एयर आपकी कम होगी, जब आप बोलने लगोगे तो सब ग्लॉटिक प्रेशर कम बनेगा, सब ग्लॉटिक प्रेशर कम होगा तो लाउडनेस कम होगी, लाउडनेस कम होगी तो इम्प्रिसाइज आर्टिकुलेशन होगी, इम्प्रिसाइज आर्टिकुलेशन होगी तो इंटेलिजिबिलिटी नहीं होगी। सो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती चली जाती हैं, और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस की वजह से भी हमारे जो वोकल एलिमेंट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। बिकॉज इस केस के अंदर देखें कि अभी तो हमने सिर्फ रिस्पायरेशन इफेक्ट हुई, तो रिस्पायरेशन के नतीजे में ओवरऑल आपकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी और उसकी ड्यूरेशन और उसकी क्लैरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ये बेटे कुछ कंडीशंस आपको नज़र आ रही हैं जिसके नतीजे में आपको वॉइस के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ख़ास तौर पे ये वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि आपकी आवाज़ को मुतासर करती तो बहुत सारी चीज़ों को है, लेकिन वी आर एक्चुअली सिंस एड्रेसिंग टू द एलिमेंट ऑफ वॉइस इटसेल्फ, सो दीज आर फ्यू इंडिकेटेड कंडीशंस ऑन द स्लाइड जो कि न्यूरोलॉजिकली बेस्ड हैं और हमारी आवाज़ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर स्ट्रोक लिखा हुआ है। Then we talked about Parkinson's more recently.
माइस्थीनिया ग्रेविस का आज हमने एक केस स्टडी देखी। देन वी हैव BET, बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, ALS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और स्पैस्मोडिक डिस्फेनिया। ये बहुत सारी कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, इन्हीं के ऊपर आपने अपनी केस स्टडीज़ भी आज हमारे साथ कुछ शेयर की हैं और होपफुली विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ देम। तो ये इनमें से जो बहुत कॉमन है उनका हम जिक्र कर लेते हैं, जस्ट टू कीप you informed about those particular conditions which are more commonly occurring in our environment. अब बिफोर मूविंग टू दैट, दो चीज़ों का हमने जिक्र करना है कि हमारा रोल क्या होगा। व्हाट इज़ द रोल दैट एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आई हैव टू, व्हाई शुड आई अटेंड टू सच कंडीशन। उसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज। Quality of life has a lot to do with the way you speak or communicate. सो कम्युनिकेट करने की सलाहियत, बात करने की सलाहियत आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। लिहाजा इसी चीज़ को अगर जहन में रख लिया जाए तो हमारे ये वाले जो केसेस हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ जिनको वॉइस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स स्पीच और वॉइस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम उनकी उस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर पाते क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस आर यूजुअली नॉट रिवर्सिबल। तो वो हम उनको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो डाउनफॉल आ जाता है अचानक से, उस डाउनफॉल को जरूर हम अपनी इंटरवेंशन से कम कर सकते हैं। वी कैन टेपर इट, हम उसको मजीद उस डिक्लाइन को हम ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हैं। और उसकी रिडक्शन की वजह से न सिर्फ ये कि जो लॉस ऑफ एबिलिटीज है वो कम कम होगा, बल्कि द पर्सन हैज मच मोर रेजिडुअल एबिलिटीज उसकी बच जाएंगी जो कि अचानक से वेस्ट नहीं होंगी। तो डेफिनेटली हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉइस एंड स्पीच फंक्शंस। बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट वी नो कि न सिर्फ ये कि हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, बल्कि हम उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उनको ऑल्टरनेट मेथड्स भी बता सकते हैं, जैसे कि AAC, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हम उनको एंगेज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। हम उनको वॉइस इन्हेंसिंग कुछ टूल्स दे सकते हैं, हम उनको कम्युनिकेशन बोर्ड के ज़रिए कम्युनिकेट करने के काबिल बना सकते हैं, और एट टाइम्स हम उनकी वॉइस को मेंटेन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन इटसेल्फ कि हम उनको किस तरीके से एंगेज करेंगे। तो दोनों सूरतों में, ये जो दोनों आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है, न सिर्फ ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रही है, बल्कि वी आर गिविंग देम मोर चांसेस सो दैट दे कैन लिव अ बेटर हेल्दी लाइफ और अपने आप को एंगेज्ड किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजारें, और कम्युनिकेशन का एक बैरियर जो है वो ना हो सके। सो अब लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट सम लीडिंग वॉइस डिसऑर्डर्स जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रोक है। स्ट्रोक हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है। तो बेसिकली तो ये एक इंटरप्शन थी ब्लड फ्लो के अंदर। अब वी ऑल नो कि द ब्रेन इज सप्लाइड विद लॉट्स ऑफ ब्लड। अब वो ब्लड के जो आपकी सप्लाई है, एट टाइम्स इट गेट्स डैमेज्ड एट द कैपिलरी लेवल, और वो किसी भी सूरत में हो सकती है। एन्यूरिज्म्स की केस में हो सकती है, हेड इंजरी के केस में हो सकती है, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर की वजह से वेन्स जो हैं वो गिव अवे कर सकती हैं, कैपिलरीज रप्चर हो सकती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो कैपिलरी जो किसी ख़ास एरिया को टारगेट करके वहाँ पर ब्लड सप्लाई लेके जा रही थी, अब वो नहीं लेकर जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, तो वो वाला एरिया भी डैमेज हो गया जहाँ ब्लड सप्लाई जा रही थी और रप्चर होने की वजह से ना जा सकी। और दूसरा, जिस जगह से वो रप्चर हुआ, साइट ऑफ लीजन, वहाँ पर भी ब्लड क्लॉट, वहाँ पर ब्लड जब ऊज आउट करेगा उसमें से बाहर, तो वो वहाँ पर जब वो ड्राई आउट होगा तो उसके नतीजे में इट विल सर्टनली डैमेज द न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस दैट वाज हैपनिंग, जो कि न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस और वो सारी चीज़ें जो हैं वो एट क्वेश्चन आ जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि एक कंडीशन अराइज होती है जिसको आपने स्ट्रोक का, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि जी ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेस्कुलर डिजीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल नहीं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो मैनेज किया जा सकता है ना, ब्लड प्रेशर को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। अब वेस्कुलर डिजीज़ को हम मैनेज नहीं कर पा सकते थे इतने अच्छे तरीके से। बहरहाल आप देख लें जो स्ट्रोक की जो चीदा चीदा इंडिकेशंस हैं
उनमें से कुछ को मैनेज किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। अब जैसे एज है, अब एज को तो मैं मैनेज नहीं कर सकता। हाँ ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जो है वो एंगेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं वॉक से, एक्सरसाइज से। सो स्ट्रोक एक्चुअली कैन बी मैनेज समहाउ। लेकिन एनीवेज, जब कभी भी स्ट्रोक होगा तो ये मुख्तलिफ जगह पर हो सकता है। देखें ना, वैसे स्ट्रोक के केस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइट कौन सी है और लीजन का एक्सटेंट कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि साइट भी वेरी कर सकती है, एक्सटेंट ऑफ लीजन भी जो है वो वेरी कर सकता है। तो स्ट्रोक कभी ब्रेन स्टेम को भी इन्वॉल्व करता है और स्ट्रोक कभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो दोनों केसेस में जो इसके इम्पैक्ट्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ब्रेन स्टेम लीजन होगा क्या कि एक होर्स ब्रीदी वॉइस जो है वो आपको इंडिकेट होगी और उसके नतीजे में आपकी आवाज़ ना सिर्फ डैमेज हुई बल्कि यू कैन ऑल्सो हैव सम swallowing डिफिकल्टीज एंड कफिंग एक्सेट्रा। सो स्ट्रोक ने अगर ब्रेन स्टेम को अफेक्ट किया तो ये इंडिकेशन है साउंड की कि होर्सनेस हो सकती है, ब्रीदी वॉइस हो सकती है। और होर्सनेस का मतलब क्या था? होर्सनेस का यही मतलब था कि वोकल कॉर्ड्स की जो रिडक्शन थी वो प्रॉपर अब नहीं हो रही। जब प्रॉपर रिडक्शन नहीं हो रही तो होर्स वॉइस हो जाएगी, ब्रीदी वॉइस हो जाएगी। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड के डिपेंड्स अपॉन द साइट इटसेल्फ कि स्ट्रोक ने किस जगह पर डेंट किया है, किस जगह पर कौन सी साइट है और उसकी एक्सटेंट क्या है। दूसरे नंबर पे यह है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अगर इसने कॉर्टेक्स को डैमेज किया है तो कॉर्टेक्स को जब भी कभी भी डैमेज करेगा तो वहाँ पर मोटर एरियाज थे, और मोटर एरियाज कौन से जिनका ताल्लुक आर्टिकुलेशन के साथ था। तो ज़रा गौर करें ना कि इसके नतीजे में जो डैमेजेस होने वाले हैं वो आपको स्लरिंग ऑफ स्पीच की सूरत में नज़र आएंगे, प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स में नज़र आएंगे। तो स्लरिंग है या डिसार्थरिया है ये आपको दिखाई देगी। हाँ, होर्सनेस का एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा बिकॉज होर्सनेस का ताल्लुक तो जो था वो इसके साथ था जो हमने ब्रेन स्टेम का देखा। सो यहाँ पर जो डैमेजेस हैं उसकी सूरत हाल आपको स्लरिंग ऑफ स्पीच और डिसार्थिया के केस में नज़र आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट पार्किंसन डिजीज़। आज भी हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और वी रियलाइज के ऐसे पेशेंट्स के अंदर वॉल्यूम का इशू हो सकता है, मोनोटनस इनकी स्पीच की क्वालिटी हो सकती है, और उसके अलावा दे कैन हैव लॉन्गर पॉजेज। स्पीच के अंदर पॉजेज ज़रूरी हैं बट इफ़ दे आर पॉजेज लॉन्गर इनफ तो उसके बाद फिर वो अपनी एक कॉन्टीन्यूटी की एबिलिटी जो है वो लूज़ हो जाती है। स्लरिंग नज़र आती है क्योंकि इम्प्रिसाइज आर्टिकुलेशन थी। आपको हमने बताया था कि ये लो ब्रेन के डैमेजेस हैं जिसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपको नज़र आएगी। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये सारे इंडिकेटर्स हैं, स्लरिंग है, वॉल्यूम का इशू हो जाएगा, पॉजेज ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और वर्ड्स जो हैं वो इम्प्रिसाइज होंगे, आर्टिकुलेशन अफेक्ट हो सकती है। थेरेपी के लिए अगेन डी सिल्वरमैन वॉइस थेरेपी का जिक्र आज आप लोगों ने भी किया, मैं भी इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ। ली सिल्वरमैन के अंदर आप बेसिकली तो उसकी रिस्पायरेशन और उसकी वोकलाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, उसका फोनेशन टाइम बेहतर करते हैं, उसकी लाउडनेस लेवल जो है और उसके अंदर पिच चेंजेस जो हैं वो उसको एजुकेट करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उसके नतीजे में वो जो कोऑर्डिनेशन थी, जो इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी, वो उसको हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब डिपेंड करता है ना, पार्किंसंस एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। शुरू शुरू में हो सकता है कि ये चीज़ें आपके काम आ जाएं, लेकिन इफ़ द डिजीज़ है प्रोग्रेस लॉन्ग इनफ तो हो सकता है कि फिर आपको किसी और अल्टरनेटिव मेथड पे जाना पड़े, कोई एएसी की डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए या करनी पड़ सकती है, या आपको टोटल कम्युनिकेशन के लिए कोई बोर्ड्स, कोई कम्युनिकेशन बोर्ड्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इंगेज करनी पड़ सकती हैं। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसके इस डिज़ीज़ के अंदर हाइपोकाइनेटिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर रिड्यूस्ड एफर्ट और रिड्यूस्ड एयर फ्लो है। ये प्लीज़ रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपको काफ़ी सारी इस बारे में इंफॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ। सो the third thing is BET, benign essential tremors. Again, this is a neurological condition or the result is a tremor or shake of the involved muscle. ट्रेमर होता है, कांपता है वो स्ट्रक्चर जिस जगह पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ट्रेमर है ये बहुत सारी जगह पर हो सकता है।
ये ट्रेमर आपके लिम्स में भी हो सकता है, ये ट्रेमर आपकी वॉइस में भी हो सकता है, ये ट्रेमर अपने आप को प्रेजेंट करता है एक शेक की सूरत में, ठीक है। अब जब ये शेक की सूरत में करता है तो उसके नतीजे में होता क्या है कि आपकी आवाज़ के अंदर एक वॉबल आ जाता है। वॉबल मीन्स एक अचानक से बुलबुला बन जाता है, अचानक से आवाज़, आप नॉर्मल बोलते बोलते एकदम ऊंचा आपने बोलना शुरू कर, तो कोई एक आधा लफ्ज़ जो है वहाँ पर लाउड इनफ हो जाता है। नो, दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन थी विच इज़ न्यूरोलॉजिकली बेस्ड, और इसके नतीजे में आपकी ये वाली वॉइस के अंदर वॉबल आ गया। अब न सिर्फ ये कि वॉइस के अंदर वॉबल आता है, बल्कि आपके हेड के अंदर, आपकी वॉइस के अंदर, आपके हैंड्स के अंदर ये कंडीशंस आ सकती हैं। ये वॉबली मूवमेंट, अचानक से आपका हाथ जो है वो हिल सकता है फॉर नो रीज़न। लाइक वाइज योर हेड कैन एक्चुअली स्टार्ट, हेड एक है, सर के अंदर एक झटका लग सकता है। आप ज़रा गौर करें तो जब ये सारे का सारा ऑपरेटस ही मूव करना है, उसमें जर्की मूवमेंट आ गई तो आपकी आवाज़ के अंदर भी ट्रेमर आना शुरू हो जाएगा। सो मेडिकेशन तो है इसकी, जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल के केस में हमने नज़र आ रहा है, लेकिन दीज आर नॉट टू बी फाउंड, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्टिव नज़र आई। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन था, ये एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था कि वोकल कॉर्ड्स के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए और वोकल कॉर्ड्स को थोड़ा सा टाइटन अप कर दिया जाए, लेकिन ये भी जो है वो इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं रहा। स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया के केसेस में इसके रिजल्ट्स फिर भी बेहतर थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बीईटी, बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर, इसमें इस इंजेक्शन के भी इतने ज़्यादा हमें फ़ायदे नहीं मिले। सो इट इज़ पॉपिंग अप ऑफ अ साउंड, एक आवाज़ जो पॉप कर जाती है बात करते करते, अचानक से किसी एक वर्ड पे, किसी एक साउंड पे आपका वॉल्यूम अनयूजुअली लाउड हो जाए और फिर वो नॉर्मल हो जाए, तो ये पॉपिंग अप ऑफ अ साउंड जो है ये बीईटी के केस में हमें नज़र आती है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर कॉमन कंडीशन, एएलएस है, और ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और इसके अंदर भी वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे कि हमने देखा थे स्ट्रोक के केसेस में, यानी कि स्पेस्टिसिटी हो सकती है, स्लरिंग हो सकती है, और इसके अंदर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि ये कंडीशंस कई दफ़ा स्पेज़मोडिक डिस्फोनिया के साथ जो है वो गलती से डायग्नोज हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों के एक जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन फिर थोड़े अरसे बाद वर्सन हो जाती है। वर्सन से मुराद कि उसके बाद उस शख्स के लिम्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो जब लिम्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो लिम्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वॉइस एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है उनके लिए। सो अनफॉर्चुनेटली इनके लिए कोई इतनी इफ़ेक्टिव अगेन ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन अब ये जानना बड़ा ज़रूरी था कि कोई शख्स जो है वो स्पैज़मोडिक डिस्फेनिया का केस है या एएलएस का केस है। अब अगर वो एएलएस का केस है तो आपको कुछ अरसे के अंदर, चंद महीनों के अंदर ही, अगर पहले वॉइस के सिम्टम्स नज़र आए थे तो बाद में उसके उसकी लिम्स और उसकी बॉडी पोस्चर जो है वो भी आपको डिटेरिएट होते नज़र आ जाएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली एएलएस के अंदर अगेन सारे ही मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और अमूमन रिस्पायरेशन का भी जो है वो एट क्वेश्चन होती है, तो इसका कोई प्रोग्नोसिस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑप्शन के तौर पर वही इंजेक्शंस हैं हमारे पास, बोटुलिनियम के और बोटुलिनम के, और उसके अलावा जो है वो एक फ्रेमवर्क सर्जरी जो है वोकल कॉर्ड्स को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कुछ लोग किया करते थे, लेकिन वो भी इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है इन द केस ऑफ एएलएस। सो नाउ इफ आई हैड टू सम अप ऑल दिस, I have discussed ALS, I have discussed BET, I have discussed Parkinson and stroke as the most common condition of neurological insults जो कि वॉइस को डेंट कर सकती हैं, वॉइस की एबिलिटीज़ को मुतासर कर सकती हैं, और बीइंग ए स्पीच थेरेपिस्ट we must realize our role. How can we improve upon the quality of life of such patients, and what are the probable aids or assistance that can be provided as far as regaining or rehabilitating the voice that the person was using before. इसके बारे में बड़ा important हमारा role है, और all in all what we need to understand that perhaps neurological जो इस किस्म की condition उनके लिए कोई मेडिकल सपोर्ट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं डेवलप हो सकी,
लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा रोल एज ए स्पीच थेरेपिस्ट बहुत वाइटल है कि हम उस कम्युनिकेशन को ब्रेक ना होने दें, और जो भी रेजिडुअल एबिलिटीज उस शख्स के अंदर कम्युनिकेशन की बची हैं, चाहे वो वॉइस्ड हैं, वोकल हैं या नॉन वोकल बिहेवियर्स हैं, उनको इस तरीके से इंगेज किया जाए कि द पर्सन कैन एक्चुअली मेक बेनिफिट ऑफ what he has been enjoying all his life.